नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अमृता जोरी सतर्क नागरिक संगठन हमारे साथ एक्टिविस्ट जुड़ी हुई हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका अमृता जोरी जी। बहुत समय से आप व्यस्त चल रही हैं। चुनाव, बिहार एसआईआर पर बहुत सारी रस्साकशी हो रही है। काउंटर क्लेम्स लेआउट किए जा रहे हैं। आज 1 सितंबर थी, डेडलाइन थी। आरजेडी और सीपीआईएमएल ने एक एप्लीकेशन डाली थी रिलीफ के लिए और उस पर भी एक आदेश इंटरिम ऑर्डर आया है। अगली सुनवाई 8 तारीख को है। उससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा साहब ने क्या कहा था। चुनाव आयोग अपने सोर्स के माध्यम से खबर प्लांट करवाता रहता है कि किसी राजनीतिक पार्टी से कोई शिकायत नहीं आ रही। सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी ने 89 लाख शिकायतें चुनाव आयोग को दी हैं। जब हमारे बीएलए शिकायत लेकर जाते हैं तो उनसे शिकायत नहीं ली जाती। उनको कहा जाता है कि हम लोगों से शिकायत लेंगे। ऐसे में राजनीतिक दलों और बीएलएस का रोल क्या है, इस पर सवाल का जवाब ना इलेक्शन कमीशन के पास है, ना माननीय उच्च न्यायालय के पास है। आज 1 सितंबर है। चुनाव आयोग में एसआईआर के तहत शिकायतें दर्ज करवाने की आखिरी तारीख थी। ऐसे में हमारे बीएलओज ने, यानी कि कांग्रेस पार्टी के बीएलओज ने बिहार में नागरिकों के आवेदन दर्ज करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीएलओज ने सभी के आवेदन इकट्ठा कर जिला अध्यक्षों के माध्यम से डीईओ को जमा करा दिए। एआईसीसी मीडिया इंचार्ज पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा का यह कहना है। उन्होंने कुछ आंकड़ा भी दिया। 90,540 बूथ, 65 लाख वोटर्स डिलीटेड, ट्रांसफर 25 lakhs, डेड 22 lakhs, नॉट फाउंड 9.7 lakhs, रजिस्टर्ड एल्सवेयर 7 lakhs। 20,368 बूथों पर 100 वोट से ज्यादा डिलीट हुए, जो कि 30 लाख वोट गिने जाते हैं। 21,988 बूथों पर 200 से ज्यादा वोट डिलीट हुए, जो कि बाकी 35 लाख का हिसाब देते हैं। उसमें 70% विमेन जो वोटर्स डिलीट की गई, 7,613 बूथ्स पर। 635 बूथ पर 70% से ज्यादा औरतों को माइग्रेंट दिखाया गया। 7,941 बूथों पर 75% वोटर्स जिंदा पाए गए, जो मृत घोषित किए गए थे। नॉट प्रेजेंटेड एड्रेस 5293 बूथ पर, मतलब 5,239 बूथ पर 50 वोटर से ज्यादा जो प्रेजेंट नहीं थे, और टोटल 89 लाख रिसीट्स ईसीआई को दे दी गई हैं। जो आपके सीओ हैं बिहार के, उनका क्या कहना है इस क्लेम पर? काउंटर क्लेम क्या दिया उन्होंने, अमृता जी? जी, बिल्कुल। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद जहाँ तक मैंने देखा इनिशियली तो शायद कुछ डिस्ट्रिक्ट से इलेक्शन ऑफिसर्स ने शायद मना किया कि ये जो भी क्लेम्स हैं ये सही नहीं है, और उन्होंने बोला कि कांग्रेस ने एक भी फाइल नहीं करा है। शाम के समय मैंने देखा कि सीईओ बिहार ने एक प्रेस रिलीज निकाला है, करीबन 1.5 पेज का प्रेस रिलीज है, जिसमें उन्होंने बोला है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को बिहार में करीब 89 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काटने के लिए पिछले 1-2 दिन में पत्र दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्लैरिफिकेशन आई कि 89 लाख का नंबर सही लग रहा है और कि इन्होंने एक्चुअली ये दिया है। लेकिन उसके नीचे अगर हम देखें तो काफी इंटरेस्टिंग उन्होंने सेकंड पॉइंट में ये बात बोली। उन्होंने बोला कि नियम अनुसार आयोग के निर्देश के अंतर्गत कोई भी नाम कटने की जो भी आपत्ति है यानी कि ऑब्जेक्शन है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होनी चाहिए, और उन्होंने बोला कि वो इस फॉर्मेट में नहीं दी गई। तो मुझे लगता है कि अगर एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो बात वही हो रही है जो एक्चुअली हमने जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देखी थी, कि एक वो ब्यूरोक्रेटिक एक्सक्यूज कि आपने ऐसे नहीं किया ना तो इसलिए हम उसका ले नहीं सकते। और जहां तक अगर हम देखें जो निर्वाचन आयोग का अभी तक का जो वैसे रवैया रहा है ये पिछले कुछ सालों में, और पर्टिकुलरली बिहार एसआईआर को छोड़ के, वो तो ये रहा है कि वो एक सी विजिल ऐप चलाते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि यदि कोई सिटीजन भी कुछ भी देख ले आप उसकी एक फोटो हमें भेज दो, हम उस पर एक्शन ले लेंगे। कितनी बार लोग फोटो खींच के भेज देते कि देखिए गलत तरीके से पोस्टर लगा रहे हैं बिना अनुमति के, यहाँ पे देखिए कैनवसिंग चल रही है जबकि पीरियड ऑफ साइलेंस चल रहा है। तो एक इलेक्शन कमीशन जो बोलता है कि अरे एफिडेविट तो छोड़िए, आप एक फोटो हमें अपलोड कर दीजिए, उस पर हम एक एक्शन ले लेंगे। हर एक चीज पे ये बोलना कि आपने वो फॉर्मेट नहीं भरा, आपने प्रिस्क्राइब वो नहीं दिया, आपने ओथ नहीं दी। मतलब अगर एक तरीके से देखा जाए कि इफ आई एम द केयर टेकर ऑफ समथिंग, मेरा काम है किसी एक चीज का ध्यान रखना, आप मुझे आके बोल जाएं कि भाई उसमें ना वो गलत चल रहा है कुछ, तो मैं पहले वो चेक करूंगी कि वो गलत चल रहा है कि पहले मैं आपके बोनाफाइडीज के पीछे पड़ जाऊंगी। तो मुझे लगता है ये जो हम अप्रोच देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो भी एक तरीके से विसल ब्लो कर रहा है या कुछ भी गड़बड़ी पॉइंट आउट कर रहे हैं उनको बोलना कि आपने इस फॉर्मेट में नहीं दिया, आपने एफिडेविट में नहीं दिया। जरूर मैं मानती हूँ कि एक तरीका है ऑब्जेक्शन रेज करने का, चलिए उन्होंने नहीं दिया,
तो आप 89 लाख की चेकिंग तो कर लीजिए। क्या उन्होंने आपको कुछ भी नहीं दिया? क्या उन्होंने आपको कोई भी लिस्ट नहीं दी? मैं तो बोलती हूँ कांग्रेस पार्टी को छोड़िए, कोई आम नागरिक को भी छोड़िए, कोई अनसाइंड चिट्ठी में अगर इलेक्शन कमीशन के दरवाजे के नीचे डाल जाऊं कि सर मेरे सामने ये सब हो रहा है, आप कृपया उसकी जांच लीजिए, तो वो पहले मेरी इंक्वायरी करेंगे कि मैं कौन हूं, मैंने कैसे दिया, मैंने फलाने तरीके से दिया, ढिमकाने तरीके से दिया, कि वो बोलेंगे कि भाई मेरा काम है ये इंश्योर करना कि कोई सही व्यक्ति छूट ना जाए और कोई गलत व्यक्ति ऐड ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं वही नजर आ रहा है कि रादर देन फोकसिंग ऑन द सब्सटेंस, वो प्रोसीजर में ज्यादा फंसे हुए हैं। एंड मेरे को लगता है बहुत अनफॉर्चुनेट है अतजीत जी, बिकॉज अल्टीमेटली ना ये पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट्स और इलेक्शन कमीशन का खेल नहीं है, ये अल्टीमेटली लोकतंत्र की अब हम बात कर रहे हैं, और लोकतंत्र में जनता का ट्रस्ट, और जनता जो ये देख रही है ना, मुझे तो लगता है कि इससे बड़े सवाल उठ रहे हैं। मतलब 89 लाख अगर इन्होंने दिए नाम, ये एक इंक्वायरी फटाफट सेटअप कर देते, बोलते भाई आपके 89 लाख में से 90% में कोई सबूत नहीं है, हम चेक ही नहीं कर सकते। खुद ही पब्लिक हंसती और बोलती कि हाँ भाई कांग्रेस पार्टी ठीक से नहीं दे सकते क्या सबूत। तो ये अप्रोच ये होनी चाहिए, स्पेशली आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है विद द मैंडेट फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आपका तो ऐसा दिखना चाहिए कि किसी किसी आम व्यक्ति ने, कि सड़क चलते व्यक्ति ने बोल दिया कि भाई ये गलत लग रहा है, जरा इधर देख लीजिए, आप फटाफट चेकिंग करिए और खत्म करिए बात को, सामने रखिए, जो तथ्य है वो सामने रखिए। जनता बहुत बहुत समझदार है, वो तथ्यों को एकदम समझ जाती है कि कौन इस पे राजनीति खेल रहा है और कौन असली में सही तरीके से इस पे काम कर रहा है। एक छोटा सा सवाल मेरा इसी से जुड़ा है। प्रेस विज्ञप्ति में ये लिखा है, कांग्रेस पार्टी के जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों ने द्वारा दी गई आपत्ति निर्धारित प्रपत्र में नहीं है। निर्धारित प्रपत्र क्या फॉर्म 6 है? पहली बात। दूसरी बात, फॉर्म 6 तो जो मेरे हिसाब से, जो मुझे नॉलेज है, फॉर्म 6 तब भरा जाता है जब आप नए वोटर हो या आप कहीं से आए हो, आपका वोटर लिस्ट में नाम ना हो, एक इमरजेंसी के लिए फॉर्म 6 बनाया गया है। तो क्या 65 लाख या 89 लाख जो लिस्ट अब बात की जा रही है, ये इमरजेंसी वोटर्स हैं? इनके लिए कोई अलग से फॉर्मेट नहीं बनाया जाना चाहिए था? जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था कि आधार की कॉपी भी संकलित हो, उसको भी एक प्रूफ माना जाए। तो एक तरीके से उसको प्रकाशित करना, ऑल मेजर न्यूज़पेपर डेलीज में डालना, अखबारों में, गांव देहात में उसका प्रचार करना, वो कुछ काम तो हुआ ही नहीं जिस पर ये ऑर्डर था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर की, जो जो ऑर्डर इनिशिएट किया था, वो ऑर्डर इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, इस पर कोई कार्रवाई की? आज आज जो सुनवाई थी उसमें इस बात पर इलेक्शन कमीशन को पूछा गया? एक शॉर्ट में सवाल का जवाब। जी देखिए, जो तरीका है वो अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग प्रक्रिया बनी हुई है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका नाम मिसिंग हो वोटर लिस्ट से, अब 3-4 कारण हो सकते हैं कि मिसिंग हो। एक तो है कि मैं 18 साल की अभी हुई इसलिए मेरा नाम ही नहीं था। दूसरा हो सकता है कि मैं कहीं और से माइग्रेट करके आई इसलिए मेरा नाम नहीं था। या फिर, और ये बहुत जरूरी है समझना, कि अगर गलत तरीके से इलेक्शन कमीशन ने मेरा नाम काट दिया तो भी मुझे नए वोटर के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ये सब कुछ आता है फॉर्म 6 में। और फॉर्म 7 और फॉर्म 8 है फॉर ऑब्जेक्शंस, और अगर आपके कोई पर्टिकुलर गलत हो। डिलीशन। तो अब बिल्कुल, अब अगर हम देखें तो फॉर्म 6 में एक्चुअली एक ये बार बार इशू निकल के आता है। जैसे अभी हाल ही में दिल्ली के इलेक्शन के समय पर एक 90 ईयर ओल्ड वुमन की मैंने मदद करी, जो कि जब से भारत आजाद हुआ है हर एक इलेक्शन में उन्होंने अपना वोट डाला है, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया। अब वो वहीं रहती है जहाँ पे वो पिछले 50 साल से रह रही हैं, कोई शिफ्ट नहीं किया, लेकिन उनका भी मुझे फॉर्म 6 भरना पड़ा। और फॉर्म 6 में नीचे डिक्लेरेशन होती है कि आई एम अ फर्स्ट टाइम वोटर। एक्चुअली वो सही नहीं है, वो फर्स्ट टाइम वोटर नहीं थी, लेकिन क्योंकि उनका नाम करंट इलेक्टोरल रोल में नहीं था इसलिए केवल फॉर्म 6 भरना पड़ा। तो एक्चुअली अगर हम आप देखेंगे, जो इलेक्शन कमीशन ने भी फिगर्स पहले भी बोले थे और अभी के भी अपने नोट में बोले कि करीबन 2.5 लाख 3 लाख फॉर्म 6 आए हैं, यानी कि जिसको वो बोल रहे हैं फर्स्ट टाइम वोटर। बट एक्चुअली उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका की नाम छूट गया और अब वो अप्लाई कर रहे हैं। तो एक्चुअली एक तरीके से जब देखा जाए कि कितनी गलतियां हैं उस डिलीशन में 65 लाख की, तो ये फॉर्म 6 को भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोगों के, जैसे अब सुप्रीम कोर्ट में ही पेश कर दिया था 3 लोगों को, तो जिनको मृत डिक्लेयर कर दिया था, उनके पास अब एकमात्र तरीका है, वो है कि उनको फॉर्म 6 ही भरना पड़ेगा।
तो जी। बात अब वही है कि इसमें एक्चुअली कहीं ना वो वर्ड्स के प्ले पर हम जा रहे हैं कि वो ऐसे है कि वैसे है। एक्चुअली तो इसमें जरूर है परपत्र जो है वो, जब आप परपत्र की बात करें तो परपत्र का जो उनका अभिप्राय था वो फॉर्म 6 से ही था। बस मैं ये कंफर्म करना चाह रहा था कि बिल्कुल, परपत्र किसको जैसे कह न्यू रहे हैं, न्यू फॉर्म 6 हाँ, को कह रहे हैं। नहीं, नहीं न्यू इंक्लूजन्स के लिए फॉर्म 6, ऑब्जेक्शंस के लिए 7 और करेक्शंस के लिए 8, मतलब ऐसे-ऐसे अलग-अलग इनके फॉर्म्स हैं जो। तो उसी सीओ के जो मैंने वो उसका लास्ट जो कॉलम है, मैं आपको वो कॉलम भी दिखा देता हूँ, ये लास्ट पेज है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 के नियम 23B के अंतर्गत अपने विवेकानुसार निर्धारित शपथ पत्र लेने के बाद करीब 89 लाख मतदाताओं के नाम काटने की प्रक्रिया पर समुचित निर्णय लेंगे। अब ये शपथ पत्र वोटर्स देंगे, जिला कांग्रेस पार्टी के सदस्य या अध्यक्ष देंगे, कौन देगा ये शपथ पत्र? मैं जरा ये भी समझना चाहता हूं आपसे। नहीं, अब वही बात है जो मैं पहले बोल रही थी कि देखिए मेरा काम है एक किसी दस्तावेज का ध्यान रखना। कोई मुझे आके बोल रहा है उस दस्तावेज में वो गलती है। अब या तो मैं आपके पीछे पड़ जाऊं या मैं दस्तावेज चेकिंग करूं। और कहीं ना कहीं अब जो पूरा फोकस है वो यही चल रहा है। अब देखिए राहुल गांधी जी ने कुछ बैंगलोर सेंट्रल के बारे में सवाल उठाए और गंभीर सवाल थे कि 1 लाख फर्जी वोटर, किसी का नाम 4 बार, किसी का नाम 6 बार, कई एक कमरे में 80 लोग ऐसे करके। उसके बाद मिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने बहुत गंभीर सवाल उठाए रायबरेली और वायनाड को लेके। राहुल गांधी जी को बोला जा रहा है आप एफिडेविट दे, उनको तो नहीं बोला जा रहा मिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर को। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन के कहीं एक ट्वीट या किसी अफसर ने कुछ बोला कि सिर्फ जो वहां के रेजिडेंट है वो ही उठा सकते हैं। तो क्या जो बाकी के जो लीडर जो सवाल उठा रहे क्या वो उन कॉन्स्टिट्यूंसी के रेजिडेंट है, क्या वो वायनाड के रेजिडेंट है? और कहीं ना कहीं ये जो फोकस है ना कि जब तक हमारे फॉर्मेट में ओथ पे ये सब नहीं होगा हम तब तक नहीं करेंगे। अरे आप छोड़िए ना फॉर्मेट वगैरह, कोई आपको बोल रहे कि भाई आपके खिड़की टूटी हुई है, अब मैं जाके अपनी खिड़की पहले चेक करूं कि मैं आपके पहले पीछे पड़ जाऊं कि नहीं, आप मुझे एफिडेविट पे लिख के दो कि खिड़की टूटी है। और सपोज गलत पाया जाए, सपोज ये पता चले कि भाई 60 70 80% जो आप बोल रहे हो वो झूठ है, खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, बोलिए देखिए हम आपको पावर पॉइंट में दिखाते हैं किस तरीके से कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है, किस तरीके से आरजेडी झूठ बोल रही है, किस तरीके से तो बीजेपी के नेता खुद झूठ बोल रहे हैं। ये मान लेना और चाहिए चोर सिपाही का गेम है, जिसमें ऑपोजिशन पार्टीज चोर हैं, जो 89 लाख की लिस्ट दे रही हैं, और सिपाही का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है। तो सिपाही तो डंडा मार के वही कहेगा जो उसको कहलवाना है, कि पहले ये लेके आओ, फिर कहेगा अच्छा ये आ गया, फिर दूसरी चीज लेके आओ, दूसरा आ गया तो तीसरी चीज लेके आओ। तो वो एक सिपाही का रोल अदा कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट उसमें जो है एक मॉनिटर के रूप में उसको चेक कर रही है। मोटा मोटा तो यही समझ लेना चाहिए। एक आपने जो बात की वोटर्स की, एक केस वायर पे भी छपा था जिसमें एक 74 साल की महिला को पहले तो डेड डिक्लेयर कर दिया गया, उसके बाद उनके पति को उनका पिता बना दिया गया, उनकी एज को कम कर दिया गया। तो बहुत सारी त्रुटियां वोटर से रिलेटेड, खाली उनका नाम डिलीशन एंट्री नहीं है, उसके एज से, उसके जेंडर से, उनको फीमेल से मेल भी बना दिया गया था अव्वल की। तो जेंडर से, एज से, एड्रेस से, पिता के नाम, पति का नाम, हर चीज से मतलब खिलवाड़ हो किया जा सकता है, क्योंकि कंप्यूटर है, बटन दबाना आप कैसे भी दबा लीजिए। मैं अब आपके पास आता हूं, जो एप्लीकेशन रिप्लाई जो इन द मैटर ऑफ एडीआर वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में ईसीआई ने फाइल किया, उनके अभिवक्ता द्विवेदी साहब हैं, उन्होंने फाइल किया। उसमें क्लॉज नंबर 3 की मैं बात करना चाहूंगा। उसमें लिखा है इन सो फार एज द इंटरलॉक्यूटरी, जो भी इंटरिम ऑर्डर के लिए जो एप्लीकेशन डाली गई, उसमें ये कहा जाता है कि इंटरलॉक्टरी एप्लीकेशन है। इंटरलॉक्टरी एप्लीकेशन का मैं बता दूं अपने दर्शकों को, इट इज टू सीक इंटरिम रिलीफ is a temporary legal request to a court or tribunal for a temporary order or action before the final resolution of a case seeking interim direction। तो ये होता है। तो आईए इंटरलॉक्टरी एप्लीकेशन डाली गई, उसमें क्लॉज नंबर 3 में एज फार एज द आईए फाइल्ड बाय राष्ट्रीय जनता दल इज कंसर्न्ड, the assertion that it has filed 36 claim through its booth level agents, यानी कि 36 क्लेम उन्होंने मात्र फाइल किए हैं, और वहां कांग्रेस पार्टी कह रही है 89 लाख हैं, is incorrect and misleading. The correct position as per record is that only 10 claims have been filed. Now I want to understand, 89 लाख और 10 क्लेम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है, और 36 आरजेडी कह रहा है, और ये एप्लीकेशन आरजेडी, मतलब जो आज की सुनवाई थी, आरजेडी और सीपीएमएल दोनों ने डाली थी। इसको क्या समझें? नहीं, घूम फिर के ना बात
वही आ रही है। देखिए एक्चुअली अगर देखा जाए कि पूरा ये जो एफआईआर जब इन्होंने शुरू करा, 24 जून को आदेश आया और 24 जून को एक चिट्ठी लिखी ईसीआई ने सीईओ बिहार को और बोला कल से आप शुरू कर दीजिए। अब देखिए क्या होता है ना कि आप एक बहुत जल्दबाजी में एक डिसीजन ले लें तो सब लोगों में ना बड़े सारे सवाल उठ जाते हैं और कुछ कहीं ना कहीं कुछ आशंकाएं, कुछ शक कि भाई क्यों कर रहे हैं, क्या आपने कोई स्टडी करी, आपने पार्टियों से क्यों नहीं बात की। और इसी से एक महीने पहले मतलब 30 मई के अराउंड कई अखबारों में आया था कि मिस्टर ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने एक 21 पॉइंट इनिशिएटिव अनाउंस करा था टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। उसमें लिखा ही नहीं हुआ था कि हम देश भर में एसआईआर लेंगे। आपने देश भर के एसआईआर के डिसीजन मात्र एक दिन में कि 24 को अनाउंस हुई, 25 जून से शुरू हो गया। तो ऑब्वियस बात है कि उसमें हजारों सवाल उठेंगे कि भाई वाई सडनली एन एसआईआर, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई, आपने पार्टीज को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया, आपने पार्टीज के साथ मीटिंग क्यों नहीं की। और ईसीआई का कहना था कि हमने जनवरी से लेके अभी तक 4000 मीटिंग्स कर ली हैं पार्टीज के साथ। उसमें एक आरटीआई एक्टिविस्ट वेंकटेश नायक ने आरटीआई में पूछा कि जरा मिनट्स बता दीजिए उन मीटिंग्स की या रिकॉर्ड दिखा दीजिए, उनको कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया, बोला इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। एक्चुअली जिस तरीके से जैसे बहुत जल्दबाजी से आप इस तरीके के डिसीजन लेते हैं तो फिर सवाल तो उठते हैं। जब सवाल उठने लगे तो ईसीआई हर एक चीज पे बोलने लगे नहीं सब कुछ ठीक हो रहा है, यहाँ तक कि एक बेसिक चीज कि कौन वो 65 लाख लोग हैं जिनका आपने नाम ड्राफ्ट रोल से उड़ा दिया, वो लेने के लिए पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सच बेसिक ट्रांसपेरेंसी कि भाई आप किसी का नाम हटा रहे हो तो वेबसाइट पे तो डाल दो कि किसका नाम और क्यों हटाया। जितने भी केसेस सामने आए एसआईआर के फर्स्ट फेज के चलते हुए, जहाँ पे जो जर्नलिस्ट जमीन पे घूम घूम के बता रहे थे कि भाई यहाँ पे लगता है बीएलओ गलत तरीके से साइन कर रहे हैं, यहाँ पे मृत लोगों के साइन हो रहे हैं, क्या करा इलेक्शन कमीशन ने, कॉग्निजेंस लेने की जगह एफआईआर लगा दी। इलेक्शन कमीशन मात्र 800 लोगों की संस्था है, वो नहीं चला सकते, दे कैन नॉट बी एवरीवेयर ऑल द टाइम। इसीलिए वो खुद कहते हैं, और आप किसी भी आप पुराने इलेक्शन कमिश्नर का बयान सुनिए, मिस्टर कुरैशी, मिस्टर अशोक लाल, सब बोलते हैं दैट पीपल आर द आईज एंड ईयर्स, मीडिया इज द आईज एंड ईयर्स। भाई कोई कुछ बोल रहा है तो आप उनके खिलाफ मत एक्शन लीजिए, आप पहले चेक करिए कि क्या वो कोई सही तो नहीं बोल रहे। तो मुझे लगता है जो पूरा रवैया हो गया है ना, इसी से अब आज हम इस स्थिति पे पहुंच गए हैं कि वो आपस में बोल रहे नहीं आपने 10 नहीं करे, आपने तो 2 करे थे, आपने 36 नहीं करे, आपने 10 करे। मतलब अगर आप ये नोट देखेंगे और उसके बाद आज के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट बोल रहे कि हम फैक्ट्स पे एग्री नहीं कर पा रहे, पार्टियां और इलेक्शन कमीशन बेसिक फैक्ट्स पे आज डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो मिसट्रस्ट का माहौल तो एक तो तरीके से नटशेल में जी, अमृता जी, नटशेल में 2 हफ्ते का टाइम फाइलिंग ऑफ क्लेम्स के लिए आरजेडी ने और सीपीआईएम ने मांगा। उसके लिए इंटरिम रिलीफ के लिए आज एप्लीकेशन लगी थी। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना नोट दिया। उस नोट का जो आखिरी पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंटरिम ऑर्डर में भी मेंशन्ड है, उस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी वाले कह रहे हैं देखिए ईसीआई भी हमसे डर गया, अब तो वो कह रहा है कि आगे भी लिस्ट बनेगी। उसमें लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंटली द फाइलिंग ऑफ क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस और करेक्शंस इज नॉट बार्ड आफ्टर 1/9/2025। मतलब कि लिस्ट बनाई जा सकती है 1/9/2025 के बाद भी। These can be submitted even after the deadline. Deadline 1 सितंबर है। Applications submitted for claims, objections or corrections after 1/9/2025 will be considered after the electoral roll has been finalized. अब यहां पे एक पेंच आ जाता है। इलेक्टोरल रोल फाइनलाइज करने की डेट, क्लेम्स, ऑब्जेक्शंस की वेरिफिकेशन। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कह दिया कि हमने क्लेम्स, ऑब्जेक्शंस वेरीफाई कर लिए हैं 99.5% केसेस में 7,24,00,000। तो एक बात क्लियर हो गई, 797 में 724 वेरीफाई हो चुके हैं। अब बचे 65 लाख, जिसकी सारी कहानी है। अब 65 लाख में मान लिया कि 89 लाख एप्लीकेशंस आ गई, चाहे वो कांग्रेस कमेटी के थ्रू आई, चाहे वो बीएलएस के थ्रू आई, चाहे वो विभिन्न पार्टियों के थ्रू आई, जिसका सीओ बिहार ने भी अपने ट्वीट में डाल दिया कि 89 लाख एप्लीकेशन आई है, वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में है नहीं है, वो भी साक्ष्य जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आगे रख दिए जाएंगे कि उसमें डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड है कि नहीं है। अब बात ये आ जाती है कि ये लिस्ट जो फाइनलाइज होनी है ये 30 सितंबर तक होनी है। इसका मतलब है कि क्लेम, काउंटर क्लेम और फाइलिंग ऑफ फ्रेश एप्लीकेशंस कैन ओनली टेक प्लेस आफ्टर 30 सितंबर। तो क्या ये उचित ना होता कि जो आपकी लिस्ट 2024 के लोकसभा इलेक्शन की लिस्ट थी, उसी लिस्ट को फाइनल लिस्ट मान के ये विधानसभा इलेक्शन करा दिए जाते और एसआईआर का प्रोसेस जो अधूरा, आधा, कच्चा रह गया है, उसको बिहार इलेक्शन के बाद भी वेरीफाई किया जा सकता था।
ये आनन फानन में इतनी जल्दी एसआईआर करनी 1 महीने के अंदर, उसके बाद 95% साक्ष्य जो है वो प्रस्तुत भी हो गए, वेरीफाई भी हो गए। अब इन 65 लाख के लिए 1 महीना और सही, तो 30 सितंबर के बाद जो लोग आवेदन देंगे वो तो वोट नहीं डाल पाएंगे, तो फिर चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। हमेशा यही होता है, आचार संहिता लग जाती है, उसके बाद ना आप डिलीट कर सकते हैं ना ऐड कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि नॉमिनेशन टाइम तक, जब तक नॉमिनेशन नहीं हो जाती कैंडिडेट्स की, तब तक हम अलाउ करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को मान भी लिया अपने इंटरिम ऑर्डर में। तो लास्ट में मैं आपसे समझना चाहता हूं इसके पीछे का क्या खेल है। नहीं, एक्चुअली जो तरीका है वो पहले भी बाकी इलेक्शन में भी यही होता है कि नॉमिनेशन तक आप अपना फॉर्म्स वगैरह सब भर सकते हैं और फिर वो फ्रीज हो जाता है। इसमें एक चीज तो ये अच्छी सही लग रही है कि इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि हम एक्सटेंड कर देते हैं और लोग इसको एक्सटेंड करके फाइल करते जाए। लेकिन इसमें जरूरी चीज ये है कि एक्चुअली इलेक्शन कमीशन को फिर अपनी गाइडलाइंस अमेंड करनी चाहिए और इस चीज को वाइडली पब्लिसाइज करना चाहिए कि आज लास्ट डेट खत्म नहीं हुई है, आप इसके बाद भी कर सकते हैं। और अभी मैं इसी का एक्चुअली बाय चांस मैं पॉइंट 10 पढ़ रही थी इसी नोट का। पॉइंट 10 में इन्होंने लिख दिया है कि पीरियड बिटवीन 1/9 एंड 25/9 इज फिक्स्ड फॉर कंसिडरिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस। Thus, any extension of timelines will lead to disruption of the exercise and finalization of electoral roll. तो मतलब एक तरीके से 11 में तो बोल रहे हैं कि हम लेते रहेंगे, लेकिन 10 में बोल रहे हैं कि अगर टाइमलाइन एक्सटेंड की गई तो मतलब एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुआ मुझे तो ये पढ़ के कि इसका क्या मीनिंग है। बहरहाल मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से इसको इंटरप्रेट करके बोला है कि ये मान गए हैं एक्सटेंशन के लिए, पर वो चीज जरूर तो पब्लिसाइज। वो 8 तारीख को क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए पॉइंट नंबर 10 और 11 में नोट्स में अगर कुछ दुविधा है तो उसकी क्लैरिटी मांग ली जाएगी कि भाई अभी तो एक्सटेंशन मांगी गई थी, इस एंट्रीम एप्लीकेशन थी। अब एक सुनवाई तो बड़ी सुनवाई होगी जिसमें सारे पॉइंट्स पे, सारे बिंदुओं पे विचार विमर्श किया जाएगा। आखिरी पॉइंट, सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि 65 लाख लॉर्डशिप आधार, मतलब कि जो 65 लाख वोटरों को आधार कार्ड पे एनरोलमेंट होनी थी एज बैक वोटर्स, उसमें आपने उसको यू हैव लिमिटेड। वी आर सेइंग व्हेनेवर इज रिस्पोंडिंग में लुक एट द आधार, प्लीज एक्सटेंड इट टू एवरीवन हु इज रिसीविंग नोटिस इंस्टेड ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग इट टू 65। मतलब कि 65 लाख लोगों को तो आपने आधार का सहारा दे दिया, बाकी के लोग जो अब 30 सितंबर के बाद फिर से फॉर्म जमा करा सकते हैं, तो इस आधार को आप खोल क्यों नहीं देते। तो जज कान साहब का कहना था अभी बियॉन्ड 65 lakhs दे आर नॉट एक्सेप्टिंग, मतलब इलेक्शन कमीशन इज नॉट एक्सेप्टिंग, दे आर हियर, वी विल मीट अगेन ऑन 8 सितंबर। मतलब एक खुला छोड़ दिया। तो आधार को एक आइडेंटिटी प्रूफ मानना इतना प्रॉब्लम क्यों है इलेक्शन कमीशन को कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट को उसको एनफोर्स करना पड़ रहा है। नहीं, एक्चुअली ये बात घूम घाम के उसी पे चली जाती है और इस पे इनफैक्ट हम वो डिस्कस भी कर सकते हैं कि जो आरटीआई फाइल करी थी। देखिए, सबसे जरूरी सवाल यही है कि बिफोर डिसाइडिंग कि कौन से 11 डॉक्यूमेंट्स हैं जो लोग दे सकते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई स्टडी करवाई थी कि इन 11 डॉक्यूमेंट से कितने डॉक्यूमेंट्स किसके पास है। अब मैं रिसर्चर्स ने कुछ आंकड़े डाले, मैं वो आंकड़ों को देख रही थी। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो पट्टा मिल रहा है, विच इज वन ऑफ द 11 डॉक्यूमेंट्स, वो मात्र 200 से कम इशू हुए हैं पूरे बिहार में। तो 1 आउट ऑफ द 11 डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जो 200 से कम लोगों के पास है। तो मतलब सवाल ये बहुत जरूरी है कि क्या आपने चेक करा कि इन 11 डॉक्यूमेंट में कितना परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन कवर होगा। और जितना भी ईसीआई ने चेकिंग करा वो सब हियरिंग शुरू होने के बाद, क्योंकि वो डेट्स हैं उसमें सारे एनेक्स्ड हैं कि किस तारीख को उन्होंने फटाफट ईमेल भेजा पासपोर्ट अथॉरिटी को कि भाई कितने पासपोर्ट्स हैं। फिर उन्होंने SC/ST जो रजिस्ट्रार हैं, जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उनको ईमेल भेजा कि भाई कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास हैं। तो पूरा सवाल ये, और इलेक्शन कमीशन का, मैं नहीं मानती कि इलेक्शन कमीशन ये वोट डिलीट करने के चक्कर में एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो बन रही है वैसे। क्योंकि वरना तो आप खुद पहले एक स्टडी करते कि भाई एक कोई 70 साल की महिला, 75 साल की महिला, क्या हम नहीं चाहते कि ऐसे लोग देश में आज वोट दें। क्या पता वो अंत गरीब हो, मैं बोलती हूँ क्या पता वो बेघर हो, पर क्या वो वोटर हैं अगर, तो आज हम बोलेंगे कि नहीं, आज आप अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए तो आपको हम हटा देंगे। और सिर्फ हटाएंगे भी नहीं, ये भी याद रखिए कि जितने सस्पेक्ट फॉरेन नेशनल्स के केसेस है वो सारे उधर भेज दिए जाएंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास अंडर 5B ऑफ द गाइडलाइंस। तो मतलब सवाल यही उठ रहा है कि ऐसे देश में जहाँ पे हमें पता है, और खासकर ऐसे राज्य में जहाँ पे अंत गरीबी है, जहाँ पे इस टाइम बाढ़ का समय है,
हर साल हम वो फोटोएं देखते हैं कि जब बाढ़ आती है कोसी नदी के साथ, कैसे लोग पन्नी में ऐसे सर के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट लेके चल रहे होते कि किसी तरह जान और डॉक्यूमेंट साथ में बच जाए। क्यों हम इस टाइप की एक्सरसाइज कर रहे हैं? और मुझे लगता है कि जो आपने पहले बात बोली वो बिल्कुल सही है कि आप एसआईआर जरूर करिए, आपका पूरा पावर है, आपकी अथॉरिटी है कि भाई वोटर लिस्ट में कोई सही इंसान बाहर ना छूट जाए और कोई गलत इंसान इंक्लूड ना हो जाए। लेकिन उसको इस इलेक्शन से इस तरीके से कनेक्ट करना तो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है। कहाँ पे लोगों में भगदड़ मची हुई है? क्या माइग्रेंट वर्कर्स अब अपना काम छोड़ के वापस जाएं कि हमारा डॉक्यूमेंट ठीक हो जाए? हमें पता है कि दिल्ली में और ये सब चीजें देखिए, माइग्रेंट वर्कर, डेड वर्कर्स, ट्रांसफर लोग या डबल वोट, इस पे तो हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं। अब जो आदमी सुनने को तैयार नहीं, आप क्या करेंगे? मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, आपकी 2 आरटीआईज फाइल हुई थी। पहली आरटीआई थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेज नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन एनी इंडिपेंडेंट अप्रेजल स्टडी अंडरटेकन बेस्ड ऑन व्हिच ईसीआई डिसाइडेड टू इनिशिएट द एसआईआर। मतलब कि एसआईआर का बेस क्या है, क्यों इनिशिएट हुई, इस पे भी कोई जवाब उनके पास नहीं है। अक्रॉस द कंट्री, अर्लियर इट वाज ओनली बिहार, नाउ इट्स वेस्ट बंगाल, असम। वेस्ट बंगाल में तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो रेट है वो डबल हो गया है। बेचारा जो 100 रुपए देता था उसको 200 रुपए देना पड़ रहा है, क्योंकि उसको पता उसका वोट डिलीट हो जाएगा। ईसीआई फेल्स टू डिस्क्लोज ऑर्डर गाइडलाइंस ऑफ द इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स अंडरटेकन इन बिहार इन 2003 अंडर द आरटीआई एक्ट। यानी कि 2003 के आरटीआई एक्ट में 2003 की लिस्ट मांगी गई जब इलेक्टोरल रोल की, तो उन्होंने कोई ऑर्डर गाइडलाइंस या जो भी बिना पर वो उस टाइम एक्सटेंसिव रिवीजन की गई थी, उसकी डिटेल्स उन्होंने नहीं दी। क्या एडीआर वाले केस में इन आरटीआईज के जो रिजल्ट्स हैं, 8 तारीख को सुनवाई है, एक एंट्रीम एप्लीकेशन लगाकर क्या उसको भी सुना जा सकता है कि ये मामला अलग से चलेगा? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि पिटिशनर्स शायद इन आरटीआईज को ज़रूर यूज़ करेंगे। देखिए, बहुत ज़रूरी है समझना कि आरटीआई में क्या माँगा था, क्यों माँगा था और क्यों वो महत्वपूर्ण जानकारी थी। देखिए, एसआईआर में क्या बोला गया है कि यदि आप 2003 के वोटर लिस्ट में आप थे, तो आपकी प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप की जाएगी, यानी कि ये माना जाएगा कि आप देश के नागरिक थे। तो उससे सबसे बड़ा सवाल क्या उठता है कि क्या आपने 2003 में नागरिकता चेक करी थी क्या लोगों की? जितने भी लोगों के इंटरव्यूज आए हैं मीडिया में, जितने भी इलेक्शन ऑफिशियल्स के, जितने भी उस समय पे जो लोग एक्टिव थे इस प्रोसेस में, जो बिहार में इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, सब बोल रहे हैं कि जहां तक हमें याद है कोई ऐसी चेकिंग नहीं हुई थी नागरिकता की। तो सवाल ये उठ जाता है कि 2003 को आप स्पेशल प्लेस क्यों दे रहे हैं? आप बोल रहे हैं अगर आपका नाम 2025 की लिस्ट में था तो आपको 11 में से एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में था तो आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। 2003 और 2025 के बीच में 10 इलेक्शंस हो गए। हो सकता है कि मैंने सारे 10 में वोट किया हो, लेकिन अगर मेरा नाम 2003 की लिस्ट में नहीं था तो मुझे आज प्रूव करना पड़ेगा अपनी योग्यता। अब कई जर्नलिस्ट ने, इनफैक्ट स्क्रोल में की स्टोरी छपी थी, कई जर्नलिस्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि भाई 2003 में इतना जब कोई स्पेशल प्रोसेस हुआ तो उसकी गाइडलाइन और ऑर्डर दे दीजिए। वो स्टोरी में लिखा हुआ है कि इलेक्शन ऑफिसर ने उनको बोला कि ये ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं, इधर उधर कहीं डाल दिए होंगे, अभी मिल नहीं रहे। फिर आरटीआई ये डाली, अंजलि भारद्वाज ने आरटीआई डाली और बोला कि भाई 2003 के आप मुझे गाइडलाइंस ऑर्डर की कॉपी दे दीजिए। उनको जवाब क्या मिला? 2025 की गाइडलाइन की कॉपी दे दी। मतलब कि क्या इलेक्शन ऑफिसर के जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, क्या वो एक इतनी बेसिक रिक्वेस्ट के साथ नहीं डील कर सकते? आप लोगों के 100 करोड़ वोटर्स के साथ आप डील कर रहे हो और आप एक सिंपल आरटीआई, उसमें कुल मिला के मुश्किल से 2 सवाल थे कि भाई एक ये दे दीजिए 2003 को और उसके गाइडलाइन वगैरह। आप इतनी सी चीज नहीं समझ पाए कि क्या मांगा जा रहा है। दूसरी आरटीआई में क्या मांगा गया? दूसरी में मांगा गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने बोला था हमने एक इंडिपेंडेंट अप्रेजल करा, तो मांगा गया कि आप उस अप्रेजल की कॉपी दे दीजिए। अब आम दौर की बात है कि यदि इतनी बड़ी कोई एक्सरसाइज हो रही है तो इलेक्शन कमिश्नर ने आपस में कुछ मशवरा किया होगा, कुछ विचार किया होगा, हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ कुछ डिस्कशन किया हो, बिहार की गवर्नमेंट के साथ कुछ डिस्कशन किया हो। तो बोला गया था कि जो भी फाइल्स है, जो भी डिलिब्रेशन है, उसकी कॉपी दे दीजिए। उस पूरी आरटीआई का क्या जवाब आया? 2025 की गाइडलाइन फिर पकड़ा दी। तो मतलब इससे तो केवल 3 पॉसिबिलिटीज। जी, इस इसमें अब मैं इसको शॉर्ट करता हूँ क्योंकि हमें प्रोग्राम को क्लोज करना है। इसका मतलब ये है कि एक फंक्शनिंग ऑफ द ईसीआई पर सवाल खड़ा हो गया है कि क्यों सीक्रेसी में काम हो रहा है? क्यों सीक्रेसी में काम हो रहा है? और दूसरी बात, कागज दिखाने के बावजूद वो कागज देखना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक आवेदन लेके जा रहे हैं पर उस आवेदन पे कोई सुनवाई नहीं है। इसका मतलब है कि वो मन बना चुके हैं कि उनको क्या करना है और ऊपर से कहीं प्रेशर है उन पर।
किसका प्रेशर है, क्यों प्रेशर है, क्या है, जन आंदोलन में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा, राहुल गांधी की यात्रा का क्या असर रहेगा बिहार के इलेक्शन में, ये तो आने वाला समय बताएगा। पर अब पीपल वर्सेस इलेक्शन कमीशन, ये मामला तो अब खड़ा हो चुका है। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए अमृता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।